हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने भी नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था और फिर अच्छा रैंक लेकर आए थे और उन लोगों के द्वारा यहाँ पर काउंसलिंग का इंतज़ार किया जा रहा था, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नीट यूजी के लिए जो काउंसलिंग का जो डेट है उसको यहाँ पर जारी कर दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे और फिर काउंसलिंग के टाइम जो प्रमुख संस्थान है यानी कि कौन कौन सा कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए या फिर उसमें काउंसलिंग के लिए आप लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए, तो उसके बारे में भी जानेंगे इसको। तो आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल इंस्टा आईडी जो है वो रियाज अपडेट्स है, उसको जाकर जरूर फॉलो करें, उसमें रेगुलर अपडेट आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आज से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, यानी कि आज 5 अगस्त है, तो आज से क्या है काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। नियम में हुआ बदलाव। अब क्या नियम में बदलाव हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। तो जाने पूरा शेड्यूल, फीस और फिर जरूरी दस्तावेज और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो नीट यूजी काउंसलिंग अब फ्लोट चुनने वालों को ऑनलाइन होगा दस्तावेज सत्यापन, फ्रीज विकल्प वालों को ही जाना होगा कॉलेज। अब इसमें बात आता है फ्लोट और फिर फ्रीज के बारे में। तो जैसे किसी स्टूडेंट ने प्रेफरेंस दिया कोई कॉलेज का, अगर उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया या फिर उसका नाम आ गया उस कॉलेज में, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं इससे अच्छा अगर और कॉलेज मिल जाता तो फिर वो हो जाएगा फ्रीज, यानी कि उन लोगों को ऑनलाइन सत्यापन करवाना होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज चाहिए था, मिल गया और उसके बाद फिर वहीं एडमिशन लेना चाहता है तो वो फ्रीज विकल्प के बाद ही आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नीट यूजी के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और फिर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और फिर जिपमर की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। इसके माध्यम से जो है वो एमबीबीएस में, बीडीएस में और फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। इसमें बहुत सारे कॉलेज इसमें भाग लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी भाग लेते हैं, उसके बाद फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेता है, फिर एम्स लेता है। इस बार जो है इस बार जो प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब तक हर राउंड के बाद सीट मिलने पर सभी को मूल दस्तावेजों के साथ मेडिकल कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था। यानी किसी स्टूडेंट को वहाँ पे सीट मिल गया कोई कॉलेज में तो उसको क्या करना पड़ता था, वहाँ पर जाके आप लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता था कि हमको यहाँ पे एडमिशन लेना है। अब फ्लोट यानी कि बेहतर सीट चाहने वाले, विकल्प चुनने वाले ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर अपग्रेडेशन करा सकेंगे। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को जैसे कॉलेज ए है ये मिला हुआ है लेकिन वो चाहते कि कॉलेज भी हम लोगों को मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर फ्लोट विकल्प चुनना होगा। यानी कि इसको इसमें नहीं लेकर के अगर ये मिल जाएगा तो इसमें लेना है एडमिशन। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि फ्रीज मिली हुई सीट पर ही दाखिला लेने वाला, अगर किसी स्टूडेंट को ए सीट मिला हुआ है और इसी में एडमिशन लेना है तो वो हो जाएगा कि ये फ्रीज हो गया। यानी कि इसके बाद आप लोगों को कहीं पे और जाने का जरूरत नहीं या फिर प्रेफरेंस देने का कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मिली हुई सीट पर ही दाखिला लेना है तो विकल्प चुनने वाले छात्रों को ही अंतिम प्रवेश के लिए कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना होगा। उन लोगों को कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है तो फिर उसका जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। लेकिन किसी स्टूडेंट ने अगर फ्रीज वाले ये ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो उन लोगों को जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा या फिर कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना होगा। शैक्षणिक सत्र इसमें जो है वो 8 सितंबर से शुरू होगा। इतना तक हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका जो राउंड मतलब कितने राउंड पे एडमिशन होगा या फिर काउंसलिंग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है राउंड 1 के बारे में। इसमें रजिस्ट्रेशन और फिर फीस जमा करना होगा वो 5 से लेकर 12 अगस्त तक। इसमें चॉइस फिलिंग और फिर लॉकिंग का यहाँ पे दिया हुआ है। फिलिंग के लिए आप लोगों को 6 से 13 अगस्त तक करना होगा और फिर लॉकिंग के लिए 12 से 13 अगस्त तक। इसका सीट आवंटन होगा 13 से 16 अगस्त और इसका रिजल्ट जो है वो 17 अगस्त। इसमें रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का जो डेट दिया हुआ है वो 18 से 22 अगस्त तक। यानी कि जिसका भी कॉलेज आवंटन हो जाता है, अलॉट हो जाता है, तो आप लोग 18 से 22 अगस्त तक पहला राउंड के लिए कॉलेज जाकर रिपोर्टिंग या फिर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है दूसरा राउंड 25 से 29 तक चलेगा। इसमें फिलिंग के लिए जो डेट दिया हुआ है वो 25 से 30 अगस्त तक। लॉकिंग का जो डेट है वो 30 अगस्त है।
उसके बाद फिर 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसमें सीट आवंटन दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 सितंबर को आएगा। और इसमें एडमिशन कब लेना है या फिर रिपोर्टिंग या फिर ज्वाइनिंग कब करना है, तो 3 से 8 सितंबर तक करा सकते हैं हम। अगला यहाँ पे राउंड 3 के बारे में दिया हुआ है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन और फिर फी जो जमा होगा वो 11 से 15 सितंबर तक होगा। फीलिंग जो होगा वो 11 से 16 सितंबर तक, और इसका जो लॉकिंग का जो डेट है वो 15 से 16 सितंबर तक ये करवाना होगा। इसका जो सीट आवंटन होगा वो 16 से 17 सितंबर, और इसका जो रिजल्ट जो आएगा वो आप लोगों का 18 सितंबर को आ जाएगा। और इसमें एडमिशन लेना होगा कॉलेज में या फिर रिपोर्टिंग या फिर ज्वाइनिंग करना होगा वो 19 से 26 सितंबर तक करा सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी का मतलब होता है कि अगर 3 राउंड काउंसलिंग होने के बाद में जो भी सीट यहाँ पे खाली रह जाता है तो उसके लिए यहाँ पर फिर से स्टार्ट होगा 28 से 30 सितंबर। और इसका जो फिलिंग का जो डेट है वो 28 से 30 सितंबर तक ही है। लॉकिंग का डेट है यहाँ पर 30 सितंबर, और इसके लिए जो सीट आवंटन होगा वो 1 से 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। और फिर 4 से 10 अक्टूबर तक स्ट्रे वैकेंसी वाले स्टूडेंट्स में या फिर कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, फिर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा कॉलेज मतलब कि किसमें कैसे एडमिशन होगा। तो यहाँ पर एम्स के बारे में दिया हुआ है कि सभी एम्स जो झारखंड में एम्स देवघर भी है, एम्स दिल्ली है, एम्स मुंबई है, तो इसमें सभी एम्स की 100% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी करेगा। किसका कौन करेगा, तो एमसीसी करेगा। 12वीं में पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। इंग्लिश में सामान्य ओबीसी के लिए 60% होना चाहिए, और फिर एससी एसटी के लिए 50% होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी में 45% होना चाहिए, और फिर न्यूनतम आयु जो है वो 17 वर्ष, और फिर अधिकतम आयु जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग इसमें जिपमर में जो पुदुचेरी और फिर कराईकल में है, तो पुदुचेरी डोमिसाइल सीटों का लाभ केवल पात्र स्थानीय छात्रों या फिर वहाँ निर्धारित अवधि तक रहने या फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं, तो 85% दिल्ली स्टेट कोटा केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 11वीं और फिर 12वीं दिल्ली की मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित रूप से पास की है, और फिर CW श्रेणी को आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 85% ऐसे स्टूडेंट जितना सीट है वहाँ के 85% का जो सीट का 85% उन्हीं स्टेट से मिलेगा, उन्हीं स्टेट के एडमिशन मिलेगा जिन्होंने भी 11वीं और 12वीं जो है वो दिल्ली से पढ़ाई की है। आगे देखते हैं इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया बीडीएस की सीटों में मुस्लिम महिला, मुस्लिम ओबीसी और फिर मुस्लिम एसटी और इंटरनल छात्रों के लिए अलग कोटा है। इंटरनल कोटा केवल नियमित छात्रों को मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ओपन सीटों पर कोई आरक्षण नहीं है, केवल पीडब्ल्यूबीडी को 5% क्षैतिज आरक्षण है। इंटरनल कोटा केवल एएमयू के नियमित छात्रों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बीएचयू बोला जाता है, सभी सीटें डोमिसाइल फ्री हैं। बीएससी नर्सिंग में आयु 17 से 25 वर्ष होनी चाहिए। सीटों में 80% छात्राओं और फिर 20% छात्रों के लिए है। विदेशी छात्रों के लिए यहाँ पर 5% अतिरिक्त सीट रखा गया है। बीएचयू के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद फिर सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज एमसीसी केवल रजिस्ट्रेशन करेगा। अंतिम चयन एएफएमसी अपने मेडिकल और फिर फिजिकल टेस्ट के आधार पर करेगा। आगे दिया हुआ है ईएसआईसी के बारे में, इंश्योर्ड पर्सन कोटा की सीटों के लिए ईएसआईसी का वैध वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और नर्सिंग के लिए जो केंद्रीय संस्थान है, प्रवेश और पात्रता के नियम बीडीएस के समान होंगे और फिर भारतीय नर्सिंग परिषद के मानकों के अनुसार लागू होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा काउंसलिंग के टाइम में। तो एमसीसी का यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर लगेगा, जो एमसीसी के द्वारा मेडिकल कमेटी के द्वारा जो जारी किया गया है वो लेटर लगेगा। उसके बाद नीट यूजी एडमिट कार्ड लगेगा, जो एडमिट कार्ड आप लोगों ने एग्जाम दिया था। उसके बाद नीट यूजी रिजल्ट, जो रिजल्ट आया था और जो रैंक लेटर वो भी लगेगा इसमें। फिर 10वीं और फिर 12वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, और जन्म प्रमाण पत्र। यदि 10वीं में जन्म तिथि दर्ज नहीं है, अगर जन्म तिथि आप लोगों के मार्कशीट में दर्ज नहीं है तो फिर अलग से जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद फिर 8 पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो, वही जो नीट फॉर्म में लगाए गए थे, यानी कि आप लोगों ने जो भी नीट फॉर्म में फोटो लगाया हुआ था वो लगेगा इसमें। फिर आधार, पैन, लाइसेंस या फिर पासपोर्ट किसी एक को भी लेके जा सकते हैं। और आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग होगा। अब नीचे बात करते हैं हम लोग जो दिया हुआ नोट में कि नाम या फिर माता पिता के नाम के स्पेलिंग में अंतर होने पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र साथ रखें। यानी कि अगर किसी का नाम रमेश है
और रमेश की जगह में यहाँ पर स्पेलिंग कहीं पर गलत है, यानी कि चाहे आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, तो उसको लेकर आप लोगों को पहले नोटरी से सत्यापित कराना होगा, उसका शपथ पत्र देना होगा, उसके बाद फिर आप लोग काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर आप लोग काउंसलिंग आज कर